हेलो फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से हम अपनी नई सीरीज चालू कर रहे हैं। एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस में भौतिक विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। फिजिक्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या देखेंगे अपन आज? तो आज अपन एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के अंतर्गत कौन सा पेपर देखने की कोशिश करेंगे? तो अपन भौतिक विज्ञान फिजिक्स पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अब जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में जो अपने पहला टॉपिक है उसी से अपन स्टार्ट करेंगे और सिलेबस बाय सिलेबस अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको पता है सबसे पहला टॉपिक क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा दिया हुआ है। ऊर्जा में भी परंपरागत और नवीन ऊर्जा दिया हुआ है, फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इस तरीके से अपना लेक्चर भी आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब आपसे मैं पूछूं सरल शब्दों में ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, आपको पता है अपन मनुष्य हैं, अपन को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना। किसान को खेती करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो अपन को ऊर्जा खाने से, फूड से या पोषण से प्राप्त होती है, न्यूट्रिशन से। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अपनी जो गाड़ी चलती है उसको भी ऊर्जा चाहिए। तो उसकी ऊर्जा कौन है? पेट्रोल और डीजल। वो किस फॉर्म में उसको मिलता है? तो ईंधन क्या है? गाड़ी की ऊर्जा है। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, अपने यहाँ उद्योग होते हैं ना, उद्योग। अब उन उद्योग को चलाने के लिए काय की आवश्यकता पड़ती है? मशीनों की। और बड़ी बड़ी मशीन कैसे चलती है? ऊर्जा से। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। अब देखिए, यदि अपने देश में ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो ये उद्योग के अंतर्गत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा या उत्पादन ठप पड़ जाएगा। और उत्पादन यदि ठप पड़ गया तो कहीं ना कहीं रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा। और अब मान लीजिए ये यदि मार्कर बनाने की कंपनी है, मार्कर क्या बनाती है? मार्कर। अब मान लीजिए इसको ऊर्जा नहीं मिली, है ना, ऊर्जा मिली। अब इसके यहाँ उत्पादन हो गया, इसने 100 मार्कर बनाए। अब इन 100 मार्कर को क्या करना है? परिवहन के माध्यम से गाड़ी में रख के भी तो इसको भेजना है मार्केट में बेचने के लिए। तो जब गाड़ी में रख के जा रहा है तब भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे ऊर्जा की हर कदम पे आवश्यकता है। इसलिए अपन देखेंगे ऊर्जा अपन क्यों पढ़ रहे हैं और भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है। किसी भी देश को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है? आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास। तो ऊर्जा कहीं ना कहीं आर्थिक विकास का आधार है, आर्थिक विकास का आधार है दोस्तों। तो अब मैंने आपको बताया कि ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? आर्थिक विकास के लिए। जैसे मैंने बताया, यदि विद्युत ऊर्जा नहीं मिली तो उद्योग में उत्पादन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार पे फर्क पड़ेगा और देश की जीडीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। अब अपन ये देखते हैं, अब देखिए ऊर्जा की आवश्यकता है। आपको मालूम है कि अभी क्या हो रहा है कि हर देश के विकास का रथ है ऊर्जा, है ना। ऊर्जा होगी तो विकास का रथ आगे बढ़ेगा। तो अब हर देश ये सोचता है कि अपने आसपास कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा स्रोत हैं। क्योंकि ऊर्जा चाहिए तो कोई ऊर्जा कहीं से तो आएगी। तो ऊर्जा जहां से आती है या जिस चीज से ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा के स्रोत। तो अपना अगला टॉपिक हो जाता है, अगला पॉइंट, ऊर्जा स्रोत। अब ऊर्जा स्रोत की परिभाषा क्या होती है? ऊर्जा स्रोत की परिभाषा क्या होती है? तो ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो एक निश्चित, माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा और आपको फोटो खींचना है तो आप फोटो भी खींच सकते हैं। तो ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जो एक निश्चित दर से लंबे समय अंतराल में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अभी आपको मैंने क्या बताया? ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता किसी भी देश को क्यों है? आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा बहुत आवश्यकता है। गाड़ी या परिवहन के लिए ऊर्जा बहुत आवश्यकता है। तो और घरों में काम करने के लिए, घरेलू कार्यों के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरीके से ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है बता दिया। अब इसी क्यों आवश्यकता को पूरा करेंगे कुछ ना कुछ स्रोत। जैसे आपको मालूम है पृथ्वी पे सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो पृथ्वी पे ऊर्जा का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है सूर्य। इसी तरीके से कोयला, इसी तरीके से पवन ऊर्जा, आजकल नए नए जो नवीकरणीय ऊर्जा आ गए हैं। तो ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो एक निश्चित दर से लंबे समय अंतराल
में ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों ये एल ला है, माफ़ी चाहूँगा मैं, राइटिंग मेरी खराब है। लंबे समय अंतराल में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब अपन देखेंगे अच्छे ऊर्जा के स्रोतों के क्या क्या गुण होते हैं। अच्छे ऊर्जा के स्रोतों के क्या क्या गुण होते हैं, अब देखते हैं अच्छे ऊर्जा स्रोत के क्या क्या गुण होते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि इस बार पेपर में ऊर्जा स्रोतों से एक क्वेश्चन आया था कि कोयले में हिमत्पेश का क्या स्थान है। वो कहीं ना कहीं किस में, ऊर्जा के दो प्रकार में से एक है परंपरागत ऊर्जा, उसी में कोयले के अंतर्गत से आया था। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। अब अपन देखते हैं अच्छे ऊर्जा के स्रोत के क्या गुण होते हैं। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत के गुण तो देखिए एक अच्छे ऊर्जा स्रोत के गुण क्या होते हैं, तो अपन इसको स्मॉल ए में लिख लेते हैं। पहला गुण क्या होता है, आपको भी मालूम है ऊर्जा का अच्छा गुण क्या होगा। अब बताइए, जो आसानी से उपलब्ध हो एवं सुरक्षित हो। जो आसानी से उपलब्ध एवं सुरक्षित हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि अपन सौर ऊर्जा को देखेंगे तो सौर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध है। सूरज रोज निकलता है और रोज डूब जाता है, तो सौर ऊर्जा अपने को आसानी से उपलब्ध है और सुरक्षित भी है, उससे अपन को कोई खतरा नहीं है सौर ऊर्जा से। बी देखेंगे, जिसका सुगमता पूर्वक परिवहन किया जा सकता हो। सुगमता पूर्वक परिवहन संभव हो, क्योंकि आज ऊर्जा मान लीजिए एक जगह बनी है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सका हो। ले जाते समय क्या करना पड़ेगा, उसका परिवहन, और परिवहन के रास्ते में कोई खतरा ना हो, उसको आसानी से ले जाया जा सकता हो, उसको ले जाना महंगा ना हो। तो इस तरीके से सुगमता पूर्वक परिवहन संभव हो। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, आसानी से उपलब्ध और सुरक्षित हो, सुगमता पूर्वक परिवहन संभव हो। और तीसरा पॉइंट हो जाता है उसका भंडारण आसान हो। जैसे आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन ऊर्जा है उसको लेने ले जाने में उसका भंडारण में बहुत खतरा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी फट सकता है और उससे बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। तो इस तरीके से एक अच्छे ऊर्जा स्रोत के 3 गुण होते हैं, आसानी से उपलब्ध एवं सुरक्षित हो, सुगमता पूर्वक परिवहन संभव हो और उसका भंडारण आसान हो। दोस्तों तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, ऊर्जा क्या होता है, फिर अपन ने देख लिया ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, फिर अपन ने देख लिया कि ऊर्जा के अच्छे ऊर्जा स्रोत के गुण कौन से होते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊर्जा के प्रकार, जो आपके सिलेबस में हेडिंग दी गई है, परंपरागत ऊर्जा या पारंपरिक ऊर्जा एवं नवीन ऊर्जा। तो आइए अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं और ये क्या होते हैं और इनमें क्या बेसिक अंतर होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए तो देखिए, अब ऊर्जा के क्या है, दो प्रकार कर लेते हैं अपन। ऊर्जा स्रोत के 2 प्रकार हैं। एक अपन बोल सकते हैं पारंपरिक ऊर्जा, इसी को अपन बोल सकते हैं पारंपरिक। इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, नवीन ऊर्जा। इसको पारंपरिक, इसको गैर पारंपरिक भी बोल सकते हैं, इसको नवीकरणीय भी बोल सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। इसको गैर पारंपरिक भी बोल सकते हैं और गैर नवीकरणीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। दोस्तों अब देखिए पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनके भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों ये डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, परंपरागत ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी भविष्य में समाप्त होने की संभावना अधिक है और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और जिनका एक बार दोहन कर लेने के बाद उनका दोबारा से क्या होता है, नवीकरण करना संभव नहीं होता है। दोस्तों ये पारंपरिक ऊर्जा होते हैं। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्रकृति से अपन को प्राप्त है ना, जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है और जिनकी भविष्य में समाप्त होने की संभावना नगण्य है और जिनको क्या बोलते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल है। आइए इन दोनों को एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आइए परंपरागत और गैर परंपरागत देखते हैं, परंपरागत या नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। तो देखिए सबसे पहले अपन यहां बना लेते हैं आधार, इधर कर लेते हैं परंपरागत
और इधर कर लेते हैं नवीन, है ना दोस्तों। इसी को नवीकरणीय भी बोल लेंगे और इसी को क्या बोल लेंगे, अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय बोल लेंगे दोस्तों। अब देखिए ये टेबल बना देते हैं इधर पे ऐसे। अब आधार, आधार मतलब किस पॉइंट पे अपन इनमें चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्षय, क्षय के आधार पर कौन सा क्षय है और कौन अक्षय है। तो आपको मालूम है कि परंपरागत जो है उनकी भविष्य में समाप्त होने की संभावना है, तो क्षय ये अक्षय है, इनका समाप्त होने की संभावना नगण्य है दोस्तों, ये अक्षय हो जाएंगे। इसके बाद अपन देखेंगे समाप्ति के आधार पर। अब देखिए जिसका क्षय संभव है वो आगे जाके समाप्त तो होगा ही, है ना। तो जैसे परंपरागत है जो समाप्त है, आगे जाके क्या होंगे, भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जबकि ये असमाप्त है, इनका भविष्य में समाप्ति संभव नहीं है दोस्तों, असमाप्त। ठीक है दोस्तों, आप देख लेंगे पर्यावरण के हिसाब से, पर्यावरण, पर्यावरण, तो ये पर्यावरण के क्या है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल, और ये पर्यावरण के क्या है दोस्तों, अनुकूल है। अब अपन देख लेंगे आधार, देख लिया अपन ने। इन परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो भविष्य में जिनका क्षय संभव है और जिनको यदि दोहन की दर नहीं रोकी गई तो वो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। और ये पर्यावरण में क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं। जैसे अभी अपन इसके उदाहरण देखेंगे, परंपरागत में कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है, तेल आता है, ये सब क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जितनी समस्याएं आज आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब चीजें कौन से कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इसलिए इनको रोका जाना आवश्यकता है और इसलिए अपन इनसे इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नवीन की तरफ। नवीन ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जो अक्षय है ना, जिनका भविष्य में समाप्त होने की संभावना नगण्य है, जो असमाप्त है और जो पर्यावरण के अनुकूल है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, इन सब पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं, उपयोग, उपयोग, तो इनका जो उपयोग है, जो ये इनका उपयोग मानव क्या कर रहा है, शुरू से कर रहा है। जब मानव जंगलों से निकला फिर आगे बढ़ा तो वो शुरू में किसका कर रहा था, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का कई सालों से उपयोग कर रहा है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नवीन ऊर्जा स्रोत अभी अभी उसने उपयोग करना शुरू किया जब से तकनीक का विकास हुआ है। जैसे अब जब सौर पैनल बनेगा ही नहीं तो सोलर ऊर्जा का उपयोग कैसे करेंगे, सौर कुकर बनेगा ही नहीं, सोलर कुकर, तो सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे करेंगे। तो इनका उपयोग मनुष्य बहुत सालों से कर रहा है और इनका उपयोग अभी अभी करना शुरू किया है दोस्तों। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट हो जाएंगे। फिर उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण में अपन क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में इधर लिख दीजिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, उधर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने क्या है, फॉरेस्ट्री का पहला लेक्चर हिंदी में डाल दिया और हमारे में इंग्लिश में भी फॉरेस्ट्री के लेक्चर डले हैं, आप जाएँ तो नीचे लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि देखिए कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। जैसे पहला फैक्ट हो जाता है ऊर्जा से रिलेटेड, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। अब आप देखिए प्रीलिम्स में दिवस वाले क्वेश्चन बहुत आए थे, अभी 2020 के मेंस में भी कितने सारे क्वेश्चन थे, क्या पता यही क्वेश्चन पूछा जाए। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है दोस्तों, आपके काम आ सकता है। फिर दूसरा पॉइंट अब अपन देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ है, 2022 तक अपन को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से 175 गीगावाट क्या करना है, ऊर्जा प्राप्ति करनी है नवीकरणीय ऊर्जा से। अब नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ क्यों बढ़ रहा है, मैंने बताया जो परंपरागत ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। शहरीकरण नगरीकरण के क्रम में अपन ने कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया है, जनसंख्या बढ़ रही है तो कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कोयला CO2 छोड़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्याएं करता है, इनको अपन आगे विस्तार से देखेंगे। तो 2022 तक देखिए 175 गीगावाट का लक्ष्य है। अब इस 175 गीगावाट को भी पूछा जा सकता है, इसमें देखिए 100 गीगावाट तो करीब अपने को काय से चाहिए, सौर ऊर्जा से चाहिए, सौर ऊर्जा से। ये प्रश्न आ सकता है कि सौर ऊर्जा से कितना चाहिए। फिर अपने सौर ऊर्जा के बाद करना है 60 गीगावाट अपन को पवन से चाहिए, पवन ऊर्जा। फिर अपने को क्या बोलते हैं 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से चाहिए, बायोमास। और बचा 5 गीगावाट अपन को चाहिए है लघु पन बिजली परियोजना से, लघु जल परियोजना या लघु पन बिजली परियोजना से चाहिए 5 गीगावाट। तो इस तरीके से अब इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2022 तक अपना लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य में भी सौर से कितना चाहिए, पवन से कितना चाहिए, बायोमास से कितना चाहिए और
लघु पन बिजली लघु जल विद्युत परियोजना से कितना चाहिए, 5 गीगावाट। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अब अपन एक एक उठाएंगे, पहले उठाएंगे। अब देखिए पहले मैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पढ़ाऊंगा, क्योंकि अनवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इस समय करंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना किससे, नवीकरणीय से, क्योंकि उसी का क्या है, प्रचलन है। तो अपन नवीकरणीय उठाएंगे। उसमें पहला देखेंगे सौर ऊर्जा, उसके अंदर अपन विभिन्न परियोजना देखेंगे, जैसे वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड चल रही है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब भारत की पहले हैं, ये सब देखेंगे। COP21 में अपने क्या लक्ष्य थे, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूरतमंद स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए और हमें मोटिवेट कीजिए। और हमारे अन्य कोर्स भी चल रहे हैं, नीचे लिंक में देख सकते हैं, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। चलिए, थैंक यू।